हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अभी तक यहाँ हमने पढ़ लिया है 2 लेक्चर्स में कि क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है, एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि भाई वो रिस्क बेयरिंग होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली। अब आज हमें जो पढ़ना है वो हम सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ थोड़ा देख लेंगे एंड उसके बाद हमें देखना है कि एंटरप्रेन्योरशिप अगर डेवलप करनी हो, किसी को अगर बिजनेसमैन बनना है तो वो क्या कर सकता है। वो ट्रेनिंग ले सकता है, कुछ प्रोग्राम्स अटेंड कर सकता है एंड उसके आगे थोड़ी चीज़ें आने वाली है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन एजुकेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब जॉब के लिए जैसे कुछ स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है कि पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, वैसा यहाँ पे नहीं रहता है। किसी भी पर्सन की अगर विलिंगनेस हो बिजनेस करने की, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की, तो वो कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स पर्पसफुल है, हमें पता है, हमारे काफ़ी सारे पर्पस रहते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस चलाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स undertaken to initiate, maintain and aggrandize profit by production and distribution of economic goods and services। देखिए पूरी चीज़ में क्या कहा है उन लोगों ने, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग कि क्या है, वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, पर्पस के साथ की जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना है, या बहुत सारे ब्रांचेस हमें ओपन करने हैं, या हमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप करना है, उस लेवल तक पहुंचना है, काफ़ी सारे पर्पसेस हो सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। पर्सन अकेले भी कर सकता है और ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल, मतलब जैसे कि हम पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। ठीक है, HUF की हम बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वहाँ पे भी ग्रुप काम कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ग्रुप बिजनेस कर रहा है। ठीक है, कंपनी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी ग्रुप है। तो उसी तरीके से ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स कहा गया है। नाउ अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड एग्रेंडाइज प्रॉफिट। क्यों करते हैं हम? बिजनेस चलाने के लिए। एग्रेंडाइज मतलब इंक्रीज, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बाय प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस। क्या करेंगे हम? प्रोडक्शन करेंगे, मतलब बनाएंगे गुड्स, एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल करेंगे उसे, ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक क्यों कहा गया है? हम फ्री में गुड्स नहीं बांट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देने के अगेंस्ट हम कंसीडरेशन लेते हैं, मतलब उस गुड्स के अगेंस्ट हम पैसे लेते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस कहा गया है। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Now, entrepreneurship is a process of setting up a new business organization. It is a process where one decides to build a business career by finding the market option and mobilizing the available resources। क्या करेगा? पर्सन बिजनेस नया स्टार्ट करेगा, मार्केट में उसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखेगा। ऐसे ही बिजनेस नहीं चालू कर देगा, वो देखेगा जिस एरिया में उसे बिजनेस करना है वहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट कौन से गुड्स के लिए है या फिर कौन सी सर्विसेज के लिए है। उसके बाद वो बिजनेस ऑप्शन सिलेक्ट करेगा एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसे वो बिजनेस में लाएगा, उसे कहा जाता है मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज। नाउ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे फर्स्ट इज इनोवेशन।
चलिए, ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है। इनोवेशन हम किस चीज़ में करेंगे? हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में करेंगे। बिजनेस चल रहा है तो वो सेम लेवल का गुड्स या सर्विसेज नहीं देता रहेगा। वो क्या करेगा? कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ नया ढूंढता ही रहेगा, ताकि उससे क्या होगा, एक तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, एंड दूसरा क्या होगा, हमारा भी सेल्स बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मोबाइल का एग्जांपल लिया था, जो हम पहले मोबाइल्स यूज़ करते थे और जो हम अभी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसमें कितना इनोवेशन आ गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई इनोवेशन की। बिज़नेस में इनोवेशन करते रहना बहुत ज़रूरी है। प्लस क्या होता है, बिज़नेस जो चल रहा है उसकी जो प्रोसेसेस है, मेथड्स है, उसमें भी कंटिन्यूअस इन्वेंशन होते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं। उसमें हमने सीए फॉर्म वाला एग्जांपल देखा था। जैसे पहले कैसा था, फिज़िकली जाके रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, लेकिन अभी कैसा हो गया है, सारी चीज़ें ई फाइलिंग हो जाती है, ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुछ काम करने की प्रोसेस है, मेथड है, जिसके अंदर कुछ नया आया, कुछ इनोवेशन हुआ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, इनोवेशन कंटिन्यूअस होते ही रहना चाहिए। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप को ही इनोवेशन ही कहा गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ इनोवेशन। हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उन सभी का हम क्या करेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके कुछ ना कुछ नया नया करते रहेंगे। दैट इज़ इनोवेशन। नाउ अ न्यू प्रोडक्ट अराइव्स इन द मार्केट, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। देखिए, न्यू प्रोडक्ट आया, यूजेस न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, discovers new sources of supply of raw material and opens a new market for the specific product। ये सारी चीज़ों को इन्वेंशन कहा जाता है। Now, in view of changing taste of consumers from time to time, entrepreneurship focuses on research and development to produce goods to satisfy the customer। ठीक है, अब ये इनोवेशन कैसे आएगा, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तभी। मान लो अभी हमें कोई नया गुड्स लाना है मार्केट में, हम अपने हिसाब से नहीं ला देंगे, हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पहले रिसर्च करेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम नया प्रोडक्ट लाएंगे। सेम वे कोई प्रोसेस में हमें इनोवेशन लाना है बिजनेस के, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ से बात करेंगे, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कि एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रहा है, एंड उसके बाद हम प्रोसेस में कुछ इनोवेशन लाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया इनोवेशन। सेकेंड वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कंसिडरेशन लेते हैं, पैसे लेते हैं, फ्री में तो हम बांटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस का एम है प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। तो एन एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर्स as per their needs. He feels the need of this to satisfy human wants and as well as in exchange earn a better livelihood। देखिए, उसको भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के बदले में क्या चाहिए, कि वो पैसे अर्न करे एंड उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो। नाउ इट इज़ अ सिस्टमेटिकली प्लान्ड एक्टिविटी एज पर द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। हैंस एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमेशा ही एंटरप्रेन्योरशिप क्या रहेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग से यहाँ उन लोगों ने कहा गया है बिजनेस में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेस लाते हैं एंड उसके बाद हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। वेरियस रिसोर्सेज हम लाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम लाते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज लाते हैं। ठीक है, लैंड लाया हमने, कैपिटल लाया, ह्यूमन रिसोर्स लाया। अब हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करेंगे एंड कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है। मतलब जिस मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, मार्केट में कोई पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल नहीं है, तो हम वहाँ पहुँचाते हैं प्रोडक्शन करके। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होता है, प्लस टाइम यूटिलिटी।
जिस टाइम पे कस्टमर को चाहिए उस टाइम पे वो गुड्स अवेलेबल होता है। जैसे हम रेनी सीज़न की बात करें तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें चाहिए होगी, अम्ब्रेला चाहिए वगैरह, तो उस टाइम पे प्रोडक्शन करके हम उसी टाइम पे अवेलेबल करते हैं। टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। एंड थर्ड फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होता है। व्हाट इज़ फॉर्म यूटिलिटी? जिस फॉर्म में कस्टमर को गुड्स चाहिए उस फॉर्म में हम गुड्स बना के देते हैं। मान लो कपड़ा तो बन जाता है, कॉटन मतलब जो कपड़े की बात हम करें, जो ड्रेस रेडी होके कस्टमर को मिलता है, तो वो एक फॉर्म यूटिलिटी कहलाता है कि जो भी कपड़ा है, रॉ मटेरियल है, उसमें से ड्रेस बन गया, ठीक है, तो वो फॉर्म यूटिलिटी है। कस्टमर को चाहिए था, एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो प्रोडक्ट बन गया, दैट इज़ फॉर्म यूटिलिटी। तो इसीलिए उसे कहा, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। Now it is an activity where various factor of production have to be organized। ऑर्गेनाइज, देखिए सारे रिसोर्सेज बिजनेस में हम लाते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइज कहा गया है। नाउ प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी एक्सेट्रा हैज़ टू बी कंसिडर्ड टू कलेक्ट देम अंडर वन रूफ फॉर न्यू प्रोडक्शन। ये सारी यूटिलिटी क्रिएट होती है एंटरप्रेन्योरशिप में। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी है ये, ऑफ कोर्स हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट हम नया नया कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाते रहेंगे, नई नई सर्विसेज लाते रहेंगे। तो ये क्या है, एक तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी है। इनोवेशन शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ क्रिएटिविटी। Introducing creativity in producing something new is big challenge for the entrepreneur. Thus, creativity is an essential part of entrepreneurship. कुछ नया हम ढूंढ रहे हैं, उस टाइम पे हमारी क्रिएटिविटी लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Now next is मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। देखिए मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप, अब क्या होता है बिजनेस में, कोई एक पर्सन तो काम कर नहीं रहा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल हमने पढ़ा था। तो क्या करता है, क्या होता है, जो मैनेजर्स रहते हैं वो उनकी लीडरशिप स्किल यूज़ करके काम करवाते हैं उनके सबऑर्डिनेट से, ठीक है। ये नॉर्मली होता है बिजनेस में, तभी बिजनेस चल पाता है, ठीक है। अब आजकल के वर्ल्ड में क्या हो गया है, ये जो मैनेजरियल स्किल्स होती है मैनेजर की, उसके लिए काफ़ी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हो गए हैं। तो जो पहले भी बिज़नेस चलते ही थे, अभी भी बिज़नेस चलते हैं आज के ज़माने में भी, लेकिन अभी क्या हो गया है, मैनेजर की जो क्वालिटीज़ है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज भी साथ में एक्वायर करते हैं इसके लिए। तो बिज़नेस विदाउट मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप नहीं चल सकता। Now, a person who wants to be successful entrepreneur should have more passion of doing something new than just earning profit. Now, leadership and managerial skill are most important facet ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए लीडरशिप करना एंड मैनेजरियल स्किल होना बहुत ज़रूरी है किसी पर्सन में, बिजनेसमैन के अंदर, तब जाके ही वो बिज़नेस कर सकता है। अगर हमें ऐसी विलिंगनेस है कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया हमने, लेकिन हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कैसे काम करवा के लेना है वही हमें नहीं आता है, हम लीडरशिप भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा बिज़नेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, भले हम खुद कितने भी होशियार हो, ठीक है। तो चलिए, नाउ अदर स्किल्स कैन बी कंसिडर्ड सेकेंडरी। बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी कहा गया है। देखिए सबसे फर्स्ट मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप होना चाहिए। Now an entrepreneur must have the ability to lead and manage. Now next is skillful management. देखिए अब ये skillful management आ गया। The success of any entrepreneurship depends on management of the organization. With professional management and skill management, professional management and skill managers, एंटरप्रेन्योरशिप बिकम सक्सेसफुल एक्टिविटी। देखिए मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रोफेशनली हम मैनेज करते हैं, स्किलफुली मैनेज करते हैं, तो बिजनेस और भी सक्सेस हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग। देखिए रिस्क बेयरिंग हमने सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि बिजनेस के साथ हमेशा रिस्क
जुड़ा हुआ ही रहता है। विदाउट रिस्क बिजनेस नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड दूसरी चीज़ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें नहीं पता है। हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हम जब भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो उसी टाइम कॉम्पिटिटर्स ने भी उसी टाइम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस हो गए या कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गई, कुछ भी फ्यूचर में हो सकता है। अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी रहती है, इसलिए बिजनेस के साथ रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ ही रहता है। तो बिजनेसमैन के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, एंटरप्रेन्योर में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए रिस्क को बेयर करने की कि भाई रिस्क हो सकता है, वो मान के ही चलना चाहिए। नाउ अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एंड इज इनकैलकुलेबल। देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? ऐसा रिस्क जो तुम्हें पता ही नहीं है और जिसको तुम इंश्योर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें पता है कि चलो हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे फायर होने के चांसेस है, तो आप उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस ले सकते हो, खुद को इंश्योर कर सकते हो। लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती है कि उसके अगेंस्ट तुम इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते, ठीक है, और वो रिस्क एकदम इनकैलकुलेबल हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा था लॉकडाउन के समय कैसी सिचुएशन हो गई थी, तो वो ऐसा कुछ होगा किसी को पता ही नहीं था, एकदम अनसर्टनटी थी, ठीक है। वो तो उसके अगेंस्ट हम क्या सेफ्टी मेजर्स पहले से ले सकते हैं? कुछ भी नहीं ले सकते। और उस टाइम जो रिस्क हुआ होगा लोगों का, वो तो एकदम इनकैलकुलेबल ही था। Now, entrepreneur is an agent who buys factors of production at certain prices in order to combine them into product to sell them at uncertain prices in future. Thus, they too are risk-bearing agent in production. देखिए, हम बिजनेस में क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाते हैं एंड उसे यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं एंड कस्टमर को सेल करते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी रिस्क ही है टोटली। नाउ नेक्स्ट इज गैप फिलिंग फंक्शन। देखिए, गैप फिलिंग फंक्शन भी अच्छे से समझना है। अभी गैप फिलिंग क्या होता है? कस्टमर तक जब हम गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाते हैं फाइनली, तभी वो पहुंचाने के पहले जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब वहाँ पे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना किसका काम है? मैनेजर का काम है, एंटरप्रेन्योर का काम है, ठीक है। तो जो हमने स्टार्ट किया है प्रोडक्शन प्रोसेस, रॉ मटेरियल से गुड्स बनाना एंड कस्टमर को फाइनली सेल करना, तो वहाँ पे जो बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो प्रॉब्लम हटाने का काम उसे गैप फिलिंग फंक्शन कहा गया है, जो करता है एंटरप्रेन्योर। The most significant feature of entrepreneurship is gap filling. It is entrepreneur's job to fill the gap or make up the deficiencies which always exist in the knowledge about the production function. प्रोडक्शन फंक्शन जो हो रहा है उसमें जो नॉलेज प्रॉब्लम आता है एम्प्लॉयज़ को, या कोई और भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो डेफिशिएंसीज को हटाना, वो काम हो जाएगा एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। इसीलिए उसे गैप फिलिंग फंक्शन कहा गया है। चलिए, तो ये हमने देख लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चलिए, कोई पर्सन है जिसे बिजनेस करने की विलिंगनेस है, उसको करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या क्या प्रोसेस होती है उसके लिए? सबसे फर्स्ट वो ट्रेनिंग ले सकता है, या दूसरा क्या कर सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर सकता है, जिसे हम EDP कहते हैं। तो अब ट्रेनिंग को हम क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग हमने पढ़ा हुआ है। चलिए सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ ट्रेनिंग। अभी मान लो कोई पर्सन है, मैनेजर है, उसके बिजनेस में कोई नया पर्सन एम्प्लॉय आया है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो क्या करेगा? उस एम्प्लॉय को सबसे पहले तो वो ट्रेन करेगा, सीधा तुरंत ही पहले काम नहीं दे देगा, बराबर। तो नाउ व्हाट इज़ ट्रेनिंग? कुछ उसे इंफॉर्मेशन देना, सिस्टमेटिकली कुछ बताना,
कुछ इंस्ट्रक्शन देना जिसे वो फॉलो करेगा, उसमें से वो कुछ सीखेगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो पर्सन ट्रेन हो जाएगा उसे जो काम दिया गया है उसके लिए। सेम वैसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो उसमें भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। जिस भी पर्सन को बिजनेस मैन बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, वो क्या कर सकता है, ट्रेनिंग कर ले सकता है। एक सिस्टमेटिक कुछ प्रोसेस रहता है, उसके ज़रिए उस पर्सन को ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारा, अब आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव पार्ट बहुत सारा आने वाला है यहाँ पे। The traditional school of thought had been thinking that entrepreneurs are born and not made, whereas modern observation mentions that some entrepreneurs may be born, but a large number of them can be made by education and training. Traditionally क्या सोचा जाता था पुराने ज़माने में कि भाई बिजनेसमैन तो जन्म से ही बनते हैं, मतलब बाय बर्थ इंसान में वो क्वालिटी होती है बिज़नेस करने की, तो ही वो बिज़नेस कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये थिंकिंग टोटली चेंज हो गई है। इन मॉडर्न वर्ल्ड अभी कैसा है, जिस भी पर्सन की विलिंगनेस है बिज़नेस की, वो पर्सन बिज़नेस कर सकता है अगर वो प्रॉपर एजुकेशन ले, प्रॉपर ट्रेनिंग ले, प्रॉपर प्रोग्राम्स अटेंड करे तो। नाउ hence today there is a need of training to produce eligible future entrepreneurs. Now training is a scheme of instruction. Now what is training? Scheme of instructions which is planned. कुछ instruction दी जाती है person को, which is planned, जो planned रहती है, systematic रहती है, consistent, pervasive and monitored to measure its effectiveness. देखिए ये अच्छे से समझना है। व्हाट इज़ ट्रेनिंग? स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, विच इज़ प्लान, पहले से प्लान किया हुआ है, सिस्टमेटिक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी सिखा दिया। सिस्टमेटिक, कंसिस्टेंट रहता है, कंटिन्यूस रहती है, परवेसिव मतलब कहीं पे भी एक बार आपने सीखा तो वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाओ आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो। परवेसिव है एंड मॉनिटर्ड टू मेजर इट्स इफ़ेक्टिवनेस, उसके बाद में चेक किया जाता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस देख के। मतलब हम किसी पर्सन को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके बाद हम चेक करते हैं ना उसने कैसा सीखा कैसा नहीं सीखा, हमें इफ़ेक्टिवनेस पता चलती है हमारी ट्रेनिंग की। तो सेम यहाँ पे भी मॉनिटर किया जाता है ट्रेनिंग देने के बाद। नाउ इट इज़ एन इंटीग्रल इनपुट ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट करवाना है किसी पर्सन का, किसी को मैनेजर बनाना है तो ट्रेनिंग देना इज़ मस्ट, ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा। नाउ ट्रेनिंग ब्रॉडन्स द विजन ऑफ एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग देम suitable opportunity for an interchange of experience within and outside an industry. Now it builds necessary skills of new entrepreneurs. देखिए नए नए जो बिजनेसमैन आ रहे हैं जिनको बनना है बिजनेसमैन, उनकी क्या करेगा ये स्किल को डेवलप करता है। इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स। क्या क्या सिखाया जाता है इसमें देखिए, इट इम्पार्ट्स नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, कैसे गुड्स को मार्केटिंग करना है। प्रोडक्शन मेथड क्या रहेगा, कंज्यूमर्स एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। Now training exposes an entrepreneur to the latest development which can directly or indirectly affects him. देखिए क्या सिखाया जाता है उसमें, लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो भी नई नई चीज़ें आ रही है, ठीक है, कोई भी फील्ड हो, उस पर्सन को जिस भी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में बिजनेस करना है तो उस फील्ड में क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है। Now with the help of training there can be minimization of excessive scraps, defective outputs and wastages in the production process. देखिए ऑफ कोर्स बिजनेस में हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करेगा, उसके जो रिसोर्सेज लाए हैं उसका मैक्सिमम यूज़ करेगा, वेस्टेज कम करना चाहेगा, तो ये चीज़ भी सिखाई जाएगी। मिनिमाइजेशन ऑफ एक्सेसिव स्क्रैप, जो भी प्रोडक्शन के टाइम पे जो स्क्रैप निकलता है वो कम से कम निकले। डिफेक्टिव आउटपुट, जो आउटपुट जो ख़राब बन रहे हैं, जितने भी हम गुड्स बना रहे हैं उसमें से डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो कम से कम बने एंड वेस्टेज भी कम हो। नाउ ट्रेनिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी
of an entrepreneur. The process of training helps an entrepreneur to accept new technology, team spirit, standardization, reduces fatigue, minimizes industrial accidents, etc. ये सारी चीज़ों में भी ट्रेनिंग हेल्प करता है। नई नई जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसे एक्सेप्ट करने में, सीखने में, टीम स्पिरिट लाने में, उसका जो बिज़नेस चलने वाला है, ग्रुप एक्टिविटी है एक, तो वहाँ पे टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है, टीम स्पिरिट लाने में हेल्प करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन? हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, सारे ही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के होने चाहिए, उसे स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन लाने में हेल्प करेगा। रिड्यूसेस फटीग, प्रॉपर मैनेजर को ही प्रॉपर ट्रेनिंग मिला है तो वो क्या करेगा, उसके एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर काम अलॉट करेगा, प्रॉपर अच्छे से काम उनसे करवा के लेगा, तो एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस नहीं आएगा, तो इस चीज़ को बोलते हैं रिड्यूसेस फटीग। मिनिमाइजेस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी कम होंगे क्योंकि मैनेजर को पता होगा कि उसे उसके बिज़नेस का सेटअप कैसे करना है, कौन से मशीनरीज़ लाने हैं जो एकदम सेफ़ हो, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेगा, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। नाउ सम मेथड ऑफ ट्रेनिंग और लेक्चर मेथड। अब कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? लेक्चर मेथड रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड मतलब जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं, टीचर लेक्चर ले रही है, स्टूडेंट सुन रहे हैं, लेक्चर मेथड एक हो गया। डेमोन्स्ट्रेशन, एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट करके प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करके बताया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्ट करके सिखाया जाएगा, ग्रुप में नहीं। ग्रुप इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी आ गया, वैसे भी सिखाया जाएगा, मीटिंग्स की जाएगी, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एक्सेट्रा, ये सारे ही तरीक़ों से ट्रेनिंग की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लिया। एक तो हम मैनेजर को ट्रेनिंग दे सकते हैं, दूसरा कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो मैनेजर अटेंड कर सकता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उसे हम कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, कुछ सिस्टमेटिकली प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उसमें हम वो प्रोग्राम्स अटेंड करके मैनेजर अपनी स्किल को डेवलप कर सकता है वहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है उस प्रोग्राम में। एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प अ पर्सन in strengthening his entrepreneurial motive and acquiring skill and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently। बराबर, ये हमें पता है कि ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है जो पर्सन को हेल्प करेगा उसका स्किल बढ़ाने में, उसके स्किल को स्ट्रॉन्ग करने में, कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के जो ज़रूरी है उसका एंटरप्रेन्योरल रोल ठीक से करने के लिए। Now EDP is a device through which people with latent entrepreneurial traits are identified। देखिए इसमें क्या किया जाता है इस प्रोग्राम में, people with latent entrepreneurial traits are identified, मतलब ऐसे पर्सन, latent मतलब जिनके पास अच्छे से अच्छी क्वालिटीज़ है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। मोटिवेटेड टू टेक अप न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर, trained in managing the unit and guided in all aspect of starting a venture or an enterprise। काफ़ी सारे लोग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए तो जाते ही है, लेकिन उनमें से आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसके अंदर वो स्किल है बिजनेस करने की, एंड उसके बाद उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर करे, मतलब नया बिजनेस वो स्टार्ट करे। फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है टू मैनेज द यूनिट, बिजनेस को मैनेज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, गाइड किया जाता है उसे। ठीक है, सारे ही स्टेप पे बिजनेस करने की जो सारी ही स्टेप रहते हैं उस सारी चीज़ों में उसे मोटिवेट एंड गाइड किया जाता है। ये चीज़ें होती है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट EDP वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, अभी ये कुछ उसकी हिस्ट्री बताई है। EDP वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात in 1970 and was sponsored by Gujarat Industrial
इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन GIIC, देखिए इन्होंने स्पॉन्सर किया था, सबसे पहले यहाँ आया था ये प्रोग्राम। द EDPs आर बेस्ड ऑन मैक्लेलैंड्स एक्सपेरिमेंट इन काकीनंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेयर बिजनेसमैन वर प्रोवाइडेड विथ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ये हमें उसकी कुछ हिस्ट्री बताई गई है। नाउ नेक्स्ट इज EDP इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये जो प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं उसमें स्टेप्स क्या क्या रहते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेट करना पड़ेगा, जगह कौन सी रहेगी, अंदर क्या क्या सेटअप होगा, ठीक है। सबसे पहला आया अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। देखिए आगे भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग आएंगे प्रोग्राम के लिए, लेकिन उसमें से किसके अंदर एक्चुअल में वो क्वालिटीज़ है उसे हम सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस करने की क्वालिटीज़, उस पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर में कौन बिजनेस कर सकता है फ्यूचर रिलेटेड, उसको हम सिलेक्ट करेंगे उस पर्सन को। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज, कौन सा एंटरप्राइज कौन सा बिजनेस यूनिट रहेगा उसे आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनल, कौन कौन से पर्सोनल किन किन को हमें ट्रेनिंग देना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, कौन कौन से मेथड से हम ट्रेनिंग करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लेक्चर मेथड, कैसे हम उनको समझाएंगे। उसके बाद एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाएगी एंड मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स ट्रेनिंग देने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस तो चेक करनी ही होगी, इसके लिए मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं EDP के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ EDP। अब ये जो प्रोग्राम डेवलप हुआ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्यों किया जाता है ये। टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ इन द कंट्री, फॉस्टर मतलब इंक्रीज, कुछ एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ हमारी कंट्री में बढ़ाना। डे बाय डे हम चाहेंगे कि नए नए बिजनेसेस ओपन हो एंड उनके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इसीलिए उसे हमें एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ को बढ़ाना है। ये एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज जो बिजनेसेस यूज़ कर रहे हैं उनका वेस्टेज कम हो एंड अच्छे से वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, तो ये दूसरा मोटिव हो जाएगा। थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। काफ़ी सारे एरिया हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो बैकवर्ड है, ठीक है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई बिजनेस करना भी नहीं चाहता है, किसी को आता भी नहीं है एंड बहुत बैकवर्ड है वहाँ पे लोग। तो वहाँ उनका डेवलपमेंट करना, लोगों को ट्रेनिंग देना ताकि वो वहाँ पे जाके बिजनेसेस ओपन करें एंड वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो लोग भी आगे आ सके। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। फोर्थ इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो होंगे ऑफकोर्स वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे जनरेट होने ही वाली है, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एंड लास्ट वन इज़ वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। देखिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस चालू होना ये एक अलग बात है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ भी अगर ओपन होती है तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है एंड लोग वहाँ पे आगे आ सकते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है। तो इनका बेस बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन करवानी है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा EDP का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया EDP क्या होता है एंड उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम उसके बाद देखने वाले हैं, ये तो हमने पार्ट आगे का देख लिया कि किसी पर्सन को बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो क्या कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है एंड प्रोग्राम्स अटेंड कर सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए कंट्री में एंटरप्रेन्योर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसे हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता देना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।